पिछले क्लास में पढ़ क्या रहे थे? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। क्लास असाइनमेंट एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। अलग अलग
कितना है आंसर? 1 पॉइंट। मुझे भी आंसर देखना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर है नहीं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। पाई यूरिया इक्वल टू, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लेते हैं, C1RT। एग्री? इनिशियली यूरिया का अलग सॉल्यूशन था और किसका, ग्लूकोज का अलग था, और दोनों को अलग अलग दिया हुआ है क्या, और उसका टेम्परेचर ओके, इसका टेम्परेचर भी अलग है, राइट? क्या यहाँ से C1 निकाल पाएंगे? निकल जाएगा ना? ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू C2RT2 दिया हुआ है ना। ये दो स्टेटमेंट C1 और C2 निकालने के लिए था। क्या यहाँ से C2 निकल जाएगा? करेक्ट। अब क्या बोला गया है, क्या बोले? अच्छा, आंसर मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ, तब तक आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, पहले आइडिया देता हूँ। अब नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हम लोग यूरिया प्लस ग्लूकोज को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। एग्री? तो यूरिया और ग्लूकोज को मिक्स कर रहे हैं, तो इसका कितना वॉल्यूम लिए हैं? बोलिए। 200 ml। इसका कितना? 400 ml। तो यहाँ पे जब आपका सॉल्यूशन बना 600 ml का, कितना का? तो 600 सॉल्यूशन में यूरिया भी रहेगा और ग्लूकोज भी रहेगा। तो यहाँ पे जब नेट ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू यूरिया प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ग्लूकोज, हाँ या ना? करेक्ट। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन गलत, यहाँ पे ही मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे ही मिस्टेक है। C1 था बिफोर मिक्सिंग, C1 क्या था? बिफोर मिक्सिंग। भाई दो नॉन, यहाँ देखिएगा, ऐसा कुछ पढ़ा है कि यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक का कॉन्सेंट्रेशन M1, ध्यान से सुनिएगा, और वॉल्यूम V1, दूसरा का मोलरिटी M2, वॉल्यूम V2, राइट? और अगर मैंने बोल दिया कि इन दोनों को एक कंटेनर में डाल दिए, कहाँ पे? इस कंटेनर, इसको मिक्स डाल दिया और बोल दिया कि ये दोनों मिक्सचर आपस में नॉन रिएक्टिंग है, क्या है? तो क्या इस सॉल्यूशन का अभी भी मोलरिटी M1 रहेगा या चेंज हो जाएगा? इट इज काइंड ऑफ डाइल्यूशन, इट इज काइंड ऑफ, क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ गया ना, दैट्स वाई इसका मोलरिटी अभी भी M1 रहेगा या M1 डैश हो जाएगा? M1 डैश हो जाएगा। तो जो यहाँ पे C1 निकाले हैं वो सिर्फ प्योर यूरिया का था, बट अब आप क्या कर रहे हैं? यूरिया और ग्लूकोज को मिला रहे हैं और उसका डिफरेंट वॉल्यूम। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आप इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो C1 ना लेके C1 डैश लेंगे। क्या मैंने सही बोला? तो कौन कौन स्टूडेंट मिस्टेक किए हैं कि डायरेक्ट C1 पुट कर दिए हैं? तो जो भी यहाँ पे C1 पुट कर रहे हैं उनका मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि आपको जो कॉन्सेंट्रेशन मिला भाई वो प्योर यूरिया का और प्योर ग्लूकोज का था। एग्री? अब आप क्या कर रहे हैं? दोनों को मिला रहे हैं। तो जो C1 था यूरिया का, यहाँ पे ये C1 जो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो बिफोर सॉल्यूशन, बिफोर मिक्सिंग था। आफ्टर मिक्सिंग क्या C1 ही रख लेंगे या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ए नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर मिल गया। करेक्ट। इट इज काइंड ऑफ डाइल्यूशन। समझ गए बात? इसलिए यूरिया के लिए क्या ये लिख सकते हैं? M1, यहाँ देखिए C1 V1 इक्वल टू C1 डैश V1 प्लस V2, हाँ ना? कुछ तो बोलिए। तो वहां पे C1 पुट करना था या C1 डैश? C1 डैश। तो भाई जब सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो वैल्यू पुट करने के टाइम पे स्ट्राइक तो करेगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या पुट करें। कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया।
पहले इस पहला स्टेटमेंट से C1 निकालने के लिए, दूसरा स्टेटमेंट से C2 और तीसरा में नेट। और नेट में क्या कॉमन मिस्टेक है, C1 C2 ही 90% लोग ले लेंगे, बट C1 C2 लेना है या C1 डैश C2 डैश, C1 डैश। वो था बिफोर मिक्सिंग, अब क्या लेना है आफ्टर मिक्सिंग। और कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो जनरली यूरिया और ग्लूकोज नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, ठीक है। तो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर को अगर आपस में मिलाते हैं तो इट इज काइंड ऑफ डाइल्यूशन, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से C1 डैश पुट करना है, C1 V1 और डिवाइडेड व्हाट V1 प्लस V2, ये हो जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, ये राइट। ये समझ में आ गया कि C1 इज M1, ये समझ में आ गया C2 इज M2, करेक्ट। यहां देखिएगा, एक ऑनलाइन स्टूडेंट है, उनको मैं कुछ समझा रहा हूं। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। M1 इंटू V1 क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैंने बोल दिया कि अब मैंने डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम V2 कर दिया, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट मिक्स किया, सॉल्वेंट मिलाया, राइट। सॉल्वेंट मिलाया मतलब वॉल्यूम बढ़ाया, सॉल्वेंट मिलाया मतलब वॉल्यूम। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कोई फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे क्या है M2V2 और M1V1 डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, एग्री, ओके। अब एक मिनट, ये तो समझ में आ गया आपको। अब स्टूडेंट मान लेते हैं कि मेरा मोलरिटी M1 इंडिकेट करता है यूरिया का, M1 क्या किसका इंडिकेट करता है, यूरिया का, और M2 इंडिकेट करता है ग्लूकोज का, ठीक है। अब ये दो अलग अलग था, इन दोनों को एक कंटेनर में डाल दिए और ये बोलकर डाल रहे हैं कि यूरिया और ग्लूकोज आपस में, मैं आपको हिंट दिया, यूरिया और ग्लूकोज आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया रहेगा उतना ही तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया रहेगा, हाँ या ना कुछ बोलिएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूरिया और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का है, और यूरिया और ग्लूकोज अगर आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एंड आफ्टर मिक्सिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, शुड बी सेम। बट भाई यूरिया के लिए वॉल्यूम तो बढ़ गया, यूरिया के लिए वॉल्यूम वही रहे, अब वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ पे वॉल्यूम कितना था V1, अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, यस, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया V1 प्लस। तो आपको नहीं था कि इट इज जस्ट लाइक डाइल्यूशन, इट इज जस्ट लाइक व्हाट, दैट्स वाई यूरिया के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं C1 V1 यूरिया के लिए इक्वल टू व्हाट, ये था बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग C1 डैश क्या लिखेंगे, C1 डैश V1 प्लस V2। तो वहां पे आपको पूछा गया है कि नेट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, एक मिनट सॉल्व बात में कीजिएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सिर्फ यूरिया रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, या दोनों इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जस्ट लाइक डाल्टन्स लॉ, इवन इफ इट इज नॉट डाल्टन्स लॉ, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे C1 पुट करें या C1 डैश, प्योर यूरिया था उसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे या सॉल्यूशन बनने के बाद जो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन है वो लें, सॉल्यूशन बनने के बाद। तो सॉल्यूशन बनने के बाद क्या C1 रहेगा या C1 डैश हो गया, तो यहाँ पे C1 डैश इक्वल टू व्हाट, C1 V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, करेक्ट है ना एवरीवन, ये समझ में आया। अब ऑनलाइन के स्टूडेंट जिनका डाउट था, यस, सॉल्यूशन बनने के पहले अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है बट कॉन्सेंट्रेशन तो निकल गया, और कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए C1। अब सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि देखिए एक मेरे पास सॉल्यूशन घर पे अवेलेबल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, एक काम कीजिए इस लैब में से जाके इसका V1 वॉल्यूम ले लीजिए, और ग्लूकोज का भी है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, उसमें से V2 वॉल्यूम ले लीजिए और दोनों को मिला लीजिए, ये तो काम कर सकता है ना, ये था।
उस टाइम पे मुझे उसका वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। क्या जा सकते? हाँ ठीक है। आप इनके साथ चले जाइए, अब पकड़ के लेके जाइएगा। यहाँ देखिए, तो अभी ये बात समझ में आ गया। तो क्या यहाँ से C2 निकाल लेंगे, C2 V2 इक्वल टू व्हाट, C2 डैश V1 प्लस V2, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू, कैलकुलेशन पार्ट आपसे हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आंसर बताता हूँ। आंसर देखिए, और जिनका आंसर नहीं आया है वो अभी कैलकुलेट कीजिए फास्ट। कितना आंसर आया आप लोग का? आंसर है 1.66 ATM, मोटा मोटी। इक्विवेलेंट मोलरिटी निकाल के कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मोलरिटी किसका? सॉल्यूशन M1 given plus M2 given by given। और सर कंसंट्रेशन जो दिया रहेगा वो मोलरिटी में रहेगा कि मोलरिटी? कंसंट्रेशन यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर में वो मोलरिटी में लेते हैं। कंसंट्रेशन यहाँ पे जो निकलता है इस फार्मूला में, तो CRT लिखे थे, वो C क्या था? मोलरिटी। प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। वही तो उस दिन मिल भी किए थे। आंसर है स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट 1.66 ATM। किसी का आया है? आप लोग आया कैलकुलेशन करके पीछे का बेंच? अच्छा, मोटा मोटी यही है। यहाँ देखिए 1.64 ही करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिएगा, एक्चुअल में यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों से कुछ कोई पूछ रहे थे, मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो गया। हाँ बोलिए। हाँ, उसमें एक्चुअल में एक काम ये भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल सॉल्यूट और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। M1 V1 प्लस M2 V2 मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस, लास्ट में तो हो यही रहा है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि उससे बचिए।
तो सर बात तो एक ही था, क्यों बचने के लिए बोल रहे हैं? तो आगे जब पढ़ाएंगे ना एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी तो यहाँ पे ठीक है, बट बाद में जब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि अलग अलग सॉल्यूट का वांडर फैक्टर अलग अलग हो, अलग अलग सॉल्यूट का वांडर फैक्टर अलग अलग हो। तो इन अलग अलग ही सोचिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ गए मैंने क्या बोला? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मतलब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो भी 100% करेक्ट है, बट अगर एबनॉर्मल, जनरली क्वेश्चन आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आएगा। ठीक है, ओके। 1.64 ATM, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों मिला दिया गया? आई जस्ट क्या है, काइंड ऑफ डाइल्यूशन, काइंड ऑफ मिक्सिंग। मतलब जो आप लोग का ड्रॉपर बैच, जो आप लोग का सुबह में क्लास स्टार्ट किया है ना, वही तो था डाइल्यूशन का केस मोलरिटी के लिए, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब बात मत कीजिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? पहले आइसोटोनिक से स्टार्ट करते हैं। इफ, पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, if two solution having same osmotic pressure, then both are called isotonic solution. Then both are isotonic solution. मेरे पास दो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन फर्स्ट ये अलग कंटेनर में है, सॉल्यूशन सेकेंड ये अलग कंटेनर में है, और दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक लूपहोल है। तो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कॉन्सेंट्रेशन सेम बोला या ऑस्मोटिक प्रेशर सेम बोला? पाई1 इक्वल टू व्हाट? पाई2। मैंने ये बोला पाई1 इक्वल टू पाई2, करेक्ट? लिखिएगा, इफ सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, if solute is non-electrolyte and both are at the same temperature, if solute is non-electrolyte and both are at the same temperature, बोले स्टूडेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलकर मैंने क्या किया? मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि भांडा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, राइट? देयर इज नो केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और टेम्परेचर भी सेम कर दिया, तब RT और RT कैंसिल हो सकता है, और तब क्या बोल सकते हैं? C1 इक्वल टू C2। एक मिनट रुकिएगा, बट एक मिनट, इज इट कंपल्सरी कि दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे? मे और मे नॉट। वजह हो सकता है कि टेम्परेचर, मुझे मतलब किससे है? आइसोटोनिक के लिए C1 इक्वल टू C2 मैंने बोला है या ऑस्मोटिक प्रेशर से बोला है? अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिया, इस कंडीशन के लिए इस कंडीशन के लिए, किस कंडीशन के लिए? अगर दो इलेक्ट्रोलाइट, दो अगर सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और सेम टेम्परेचर पे, तब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाता है? C1 इक्वल टू C2। बट समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है C1RT1 पाई1 इक्वल टू पाई2 इक्वल पाई1 इक्वल टू व्हाट? पाई2, तो C1RT1 इक्वल टू व्हाट? RR कैंसिल,
तो C1T1 इक्वल टू व्हाट, डिफरेंट टेम्परेचर पे होते हुए भी तो आइसोटोनिक हो सकता है, क्योंकि मुझे मतलब क्या कॉन्सेंट्रेशन से था या ऑस्मोटिक प्रेशर से था, ये भी हो सकता है आइसोटोनिक के लिए। यहाँ तक आ गए? ये भी हो सकता है, एक कब हो सकता है, लिख लीजिएगा देखकर, इफ सॉल्यूट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट and both are at same temperature, but if solute having different concentration and at different temperature but both are non electrolyte, तब क्या रहेगा, C1T1 equal to what, C2T2। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अभी तो पढ़ाया नहीं बट थोड़ा बहुत मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में, यहाँ देखिएगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल है ना Cp, उसमें I से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, I से, तो वो हो जाता है रियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और रियल मतलब जो एक्सपेरिमेंटल मतलब एबनॉर्मल। तो अगर मेरा सॉल्यूशन क्या है, अगर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते रहेगा तब क्या लिखेंगे, I1C1RT इक्वल टू व्हाट, I2C2RT। मैंने अभी I को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, जस्ट मान लीजिए कि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस रहता है तो साथ में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के साथ में एक फैक्टर लगाते हैं जिसका नाम क्या है, वान डर फैक्टर, करेक्ट। और अगर टेम्परेचर को सेम रख दिया जाए तो R और R कैंसिल हो, RT और T, तो क्या लिखेंगे, I1C1 इक्वल टू व्हाट, I2C2। बट ये किस केस के लिए, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में सेम टेम्परेचर पे, तब क्या रहेगा, I1C1 इक्वल टू व्हाट, I2C2। अभी जानिए I1 कुछ है, आज के क्लास में पता चल जाएगा। अभी बस लिख लीजिए I1C1 इक्वल टू I2C2, हेडिंग बना लीजिए एबनॉर्मल और उस पर लिखिए I1C1 इक्वल टू I2C2, करेक्ट। देखिए क्लास 12th के बच्चे अगर आई के लिए पूछते तो ठीक है, माफ़ है, बच्चे 12th दिए हुए हैं उनको तो ये तो पक्का पता होना चाहिए वान डर फैक्टर क्या होता है, राइट। तो एक बार देखे हुए हैं, थोड़ा बहुत तो पता है। एनीवे माइनस करके चल रहा हूँ उस चीज़ को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अब हेडिंग बनाइएगा हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। बोलिए, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इस पर डिपेंड करेगा। यहाँ देखेंगे सब लोग, यहाँ भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 2 लीटर और यहाँ भी कितना लिए हैं, 2 लीटर। अब यहाँ पे मैं 2 मोल यूरिया डाला हूँ इसमें, कितना, 2 मोल यूरिया, और यहाँ पे डाले हैं 2 मोल NaCl, करेक्ट। तो भाई आप यहाँ पे 2 मोल NaCl डाले हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा थियोरेटिकली, राइट, अंदर में जाके क्या कमाल करेगा नहीं पता है, बट थियोरेटिकली आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि 2 मोल NaCl का ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। इसका मतलब 2 मोल NaCl और इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। इसका मतलब है कि मोलरिटी ऑफ NaCl कितना हुआ, NaCl का मोलरिटी कितना हुआ, 2/2 इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, एग्री। लेकिन अंदर जाने के बाद इसका 2 मोल पार्टिकल ही रहेगा या 4 मोल बन गया, 4 मोल बन गया है। वजह NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट रहेगा तो यहाँ पे NaCl के फॉर्म में रहेगा या ब्रेक कर जाएगा, 2Na प्लस एंड प्लस वाट
सॉरी Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड, तो इसका भी Na प्लस का भी 2 मोल रहेगा और Cl माइनस का भी। तो सर अभी तो NaCl अगर एक साथ रहता था इसका साइज ऐसा रहता, और Na प्लस और Cl माइनस का इसका साइज ऐसा रहेगा। तो इज इट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन साइज? इज इट डिपेंड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन चार्ज? इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो आपने 2 मोल डाला था, थियोरेटिकली मेरे माइंड में चल रहा था कि बस 2 मोल का प्रॉपर्टी मिलेगा, मिलेगा 4 मोल का। ऐसा क्यों? ड्यू टू डिसोसिएशन। करेक्ट। तो अब बताइए, क्वेश्चन यही आपका नीट का ऑब्जेक्टिव हो गया। 2 सॉल्यूशन है, दोनों में सॉल्यूट क्या है? एक में सॉल्यूट NaCl और दूसरा में सॉल्यूट यूरिया। तो यूरिया का मोलारिटी 1 मोल पर लीटर, NaCl का मोलारिटी 1 मोल पर लीटर। बट इन दोनों में क्या दोनों आइसोटोनिक है? नहीं है। वजह यहाँ पे सर है तो NaCl 2 मोल, बट ये अंदर जाकर 2 मोल Na प्लस, 2 टाइप का सॉल्यूट अलग अलग कर दिया। Na प्लस अलग और Cl माइनस, तो Na प्लस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि अब साथ नहीं रहा, अलग अलग हो गया, राइट। तो Na प्लस को क्या बोलेगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स। बट यूरिया इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट में काउंट कर रहा हूँ, तो ये अपना 2 मोल का ही प्रॉपर्टी शो करेगा। बट NaCl अंदर जाकर कितना मोल का प्रॉपर्टी शो करेगा? 4 मोल का। और दोनों का वॉल्यूम सेम रखा था, दैट्स वाई कि हम लोग को इस एक कॉमन फैक्टर हो जाए वॉल्यूम का, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब था या कॉन्सेंट्रेशन से। तो अब यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा? 4 मोल डिवाइड बाई 2, 4/2 इसका 2 इसका कितना हो गया? 4/2 मतलब 2 मोल पर लीटर। ऐसा कितना रहा? 1 मोल। इसका मतलब है कौन सा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा? इसका जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू Na प्लस और प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू Cl माइनस। बट इसका जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो 1 लीटर ड्यू टू व्हाट? यूरिया। दैट्स वाई ये सॉल्यूशन क्या रहेगा? हाइपरटोनिक हो गया। ए क्या हो गया? हाइपोटोनिक। इवन इफ NaCl के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हुए भी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। वजह क्या बना? एसोसिएशन, सॉरी यहाँ पे डिसोसिएशन। करेक्ट। तो इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल नेचर, मतलब जो हम लोग सोच रहे थे उससे बिल्कुल अलग आंसर आ रहा है। वजह एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो अभी हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं ए और बी में विच वन इज हाइपरटोनिक व्हेन वी कंपेयर ए एंड बी। बोलिए, व्हेन वी कंपेयर ए एंड बी तो विच वन इज हाइपरटोनिक? ए क्या रहेगा? हाइपरटोनिक। कोई बोले रीजन पूछा तो क्या बोलिएगा? है तो 2 मोल बट 4 मोल का प्रॉपर्टी शो करेगा, राइट। अब बी क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। ओके स्टूडेंट, अब हेडिंग बनाइए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, हाँ देखिए, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है किसका कम है, इसके लिए तो ऑब्वियसली 2 अलग अलग सोल्यूशन लाना पड़ेगा। एक ही सोल्यूशन को बोल सकते हैं क्या कि हाइपरटोनिक है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक व्हेन वी कंपेयर 2 सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, मेरा मेन हेडिंग क्या रहेगा? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले उसमें सब हेडिंग बनाइए। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट of non-volatile solute by use of colligative property. Determination of molecular weight of non-volatile solute from colligative property. नीचे एक लाइन लिखे तो all 4 पहला पॉइंट बनाइएगा, all 4 colligative property, all 4 colligative property are used to determine
द मॉलिकुलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, all four colligative property are used to determine the molecular weight of non-volatile solute, especially organic solute, especially organic solute. यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या था? मैंने सही लिखा? करेक्ट? इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही था ना? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ओके। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था? केबी इंटू एम, एग्री? डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या था? एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या था? CRT। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइड बाई टोटल मोल। तो आपको लगता है कि सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मुझे चाहिए क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसमें ऊपर में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ भी ये क्या है? मोलरिटी ना? मोलरिटी का डिफिनेशन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? मान लेते हैं कि इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्वेंट के मास को फिक्स कर दिया जाए। किसको? सॉल्वेंट के मास को मैंने फिक्स कर दिया, राइट? यहाँ भी क्या है? मोलरिटी। इसके लिए क्या लिखेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इतना बोल सकते हैं? अदर, इफ अदर फैक्टर इज कीपिंग कांस्टेंट, इफ अदर फैक्टर इज कीपिंग व्हाट? लिखिए। फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी all four colligative property directly proportional to number of moles of what? Solute। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और इसी को डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑल फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल भी तो एक नंबर है ना, राइट? इसका मतलब है कि यहां से ए बोल सकते हैं, करेक्ट? इसका मतलब Cp1 बाई Cp2 इक्वल टू ए बोल सकते हैं N1 बाई N2। इस इक्वेशन से Cp1 बाई Cp2 इक्वल टू व्हाट? N1 बाई, या इसी को हम लोग यहां से बोल सकते हैं Cp एक्सपेरिमेंटल, क्या बोल सकते हैं? डिवाइडेड बाई Cp थियोरेटिकल इक्वल टू, तो ऊपर में अगर एक्सपेरिमेंटल लिख रहे हैं तो नीचे भी क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट। यहां तक आइए।
जस्ट मैं इस कंडीशन के बाद लिख रहा हूँ। हो सकता है ना कि मेरा दो कंडीशन हो, जैसे CP1 बाई CP2 के लिए N1 बाई N2, वैसे ही ऊपर में लिख सकते हैं ना एक्सपेरिमेंटल बाई थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल बाई थ्योरेटिकल, करेक्ट। अब लिखिए, नोट कीजिए तो, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, in case of association or dissociation, value of experimental colligative property, value of experimental colligative property are different from theoretical colligative property। किस दो केस के लिए मैं बोल रहा हूं? इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहां देखिएगा, इसी दो केस में नंबर ऑफ पार्टिकल कम या ज़्यादा हो सकता है, राइट? या तो एसोसिएशन में, नहीं तो, इसलिए मैंने बोला इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक मिनट, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा, जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो नोटबुक पे रहेगा, उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल, राइट? बट सॉल्यूशन में जाने के बाद जो मुझे रियल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल। इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, experimental colligative property are different from theoretical, correct? In these cases, कौन सा केस? एसोसिएशन एंड experimental colligative property are known as abnormal colligative property। experimental colligative property are known as normal या abnormal? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और रियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रियल। अब एक मिनट रुकिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया रहेगा, वो आपको सोचना है कि इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, या इसमें एसोसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया रहेगा, बट आंसर आप क्या लगा के आएंगे? और किसी केस में डिसोसिएशन हो रहा है तो आप विदाउट डिसोसिएशन का आंसर देंगे या विथ डिसोसिएशन? और एक क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा, मेंशन सिर्फ ये रहेगा कि फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर या एक्सपेरिमेंटल? एक्सपेरिमेंटल दे के आना है आंसर में, ठीक है? लिखिए एक और पॉइंट, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, we define a factor I, we define a factor I, इसी फैक्टर को कौन सा फैक्टर बोलते हैं? वान डर फैक्टर। कौन सा फैक्टर? फैक्टर। we define a factor I, इसको क्या नाम है? which is the ratio of abnormal colligative property and normal colligative property। ये वान डर फैक्टर किसका रेशियो है? CP abnormal डिवाइडेड बाय CP नॉर्मल। एक मिनट, यहां देखिए, ध्यान से सुनिएगा। I इक्वल टू व्हाट? किसके रेशियो को बोलते हैं? CP एबनॉर्मल बाई CP नॉर्मल, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि मैंने 2 मोल डाला था, कितना? 2 मोल डाला, और वहाँ पे डिसोसिएशन होके वो 4 मोल बन गया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था 2 मोल का, बट मुझे आंसर कितना का मिलेगा? तो जस्ट डबल मिल जाएगा। इसका मतलब CP एबनॉर्मल बाई CP नॉर्मल का वैल्यू कितना रहेगा? तो जितना आप सोचते थे उससे जस्ट डबल आ गया वैल्यू, राइट? इसका मतलब यहाँ पे वान डर फैक्टर। अब आपने डाला 2 मोल और दोनों आपस में मिलकर बन गया, डाइमराइजेशन हो गया। क्या हो गया? डाले थे कितना? 100 मॉलिक्यूल्स, और वो 100 मॉलिक्यूल्स आपस में 2-2 का पेयर बनाकर जुड़ गया। तो अंदर में रहा कितना? 50 मॉलिक्यूल्स। तो आपका एक्सपेक्टेशन तो रहेगा 100 मॉलिक्यूल्स का, वैल्यू किसका मिलेगा? तो जितना आप सोच रहे थे उससे कितना कम मिलेगा? मतलब 2 टाइम्स कम मिलेगा, 2 टाइम्स कम मिलेगा।
अब बताइए किस में कम मिलेगा, किस में ज़्यादा मिलेगा? एसोसिएशन में कम हो जाएगा, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा ड्यू टू डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन व्हाट एवर, राइट। और डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगा। ये बात हो गया। तो ये वांडा फैक्टर का जब फार्मूला डेवलप करेंगे तो देखिएगा एसोसिएशन में इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा मैथमेटिकल प्रूफ कर दूंगा, और डिसोसिएशन में 1 से ज़्यादा हो जाएगा और एसोसिएशन में 1 से ऑटोमेटिक कम नज़र आएगा। करेक्ट है ना? ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ध्यान सुनिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, यहाँ देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मुझे निकालना रहेगा जहाँ पे एबनॉर्मल कैरेक्टर हो रहा है, तो सी पी एबनॉर्मल के लिए ए लिख सकते हैं, बोलिए भाई, सी पी नॉर्मल, करेक्ट ना। अब इसका फार्मूला लगाना कैसे है, मान लेते हैं, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, Na प्लस का नहीं, NaCl का आपको दिया हूं, नॉट Na प्लस एंड Cl माइनस, ए दे दिया इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। तो ये NaCl का है, बट ये आपको पता है कि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सर दे रहे हैं NaCl का 2 मोल पर लीटर, बट ये एक्चुअल में यहाँ पे 2 मोल NaCl एक साथ है सॉल्यूशन में या अलग अलग है? तो 2 मोल पर लीटर ऑफ NaCl का मतलब 2 मोल पर लीटर Na प्लस है और 2 मोल पर लीटर Cl माइनस है। एग्री? तो आई विल सजेस्ट यू, मान लेते हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना था क्या, तो ए एबनॉर्मल के लिए आप लिखिएगा यही, तो सर आपने तो NaCl का पुट कर दिया, जबकि Na प्लस और Cl माइनस का अलग निकाल के जोड़ना था, तो आप लिखें हम लोग NaCl का ही निकालेंगे, जो ऐसा नॉर्मल हम लोग सोचते हैं वैसा ही काम करेंगे, बाद में NaCl का वांडा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने ये बताया ना, Cp एबनॉर्मल इक्वल टू व्हाट, आई वांडा फैक्टर इनटू Cp नॉर्मल। तो नॉर्मल तो आप जानते ही थे पहले से, राइट, बस उसमें करना क्या है, वांडा फैक्टर से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वांडा फैक्टर, सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे, बट एक इसके लिए डायरेक्ट क्या करना है, Cp एबनॉर्मल इक्वल टू व्हाट, आई इंटू Cp नॉर्मल, और नॉर्मल तो हम लोग जान चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आई ये समझ में आ गया, करेक्ट ना। अब सपोज कीजिए, यहाँ देखिए, सिमिलरली इसका तो एक एग्जाम्पल बता दिया, यहाँ देखिएगा, वैसे ही RLVP अगर एबनॉर्मल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, I इंटू RLVP, बोलिए भाई, नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, विदाउट एसोसिएशन और, इसका मतलब, और एक नॉर्मल के केस में क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, जिसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं, मतलब अगर NaCl से है तो NaCl का मोल फ्रैक्शन, करेक्ट, और उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एग्री ना, हाँ ना, बोलिए, ओके। वैसे ही डेल्टा TB एबनॉर्मल इक्वल टू व्हाट, आई इंटू KBM, बट M किसका रहेगा, विदाउट एसोसिएशन, विदाउट, जब तक हम लोग नहीं जान रहे हैं नॉर्मल वाला, KB इंटू M, वेर M इज व्हाट, मोललिटी ऑफ सॉल्यूट विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, लिख लीजिएगा, भूल जाइएगा बाद में, ठीक है, करेक्ट है ना, ओके।
यहाँ देखिए एवरीवन, मास ऑफ सॉल्यूट फॉर मोमेंट, मान लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने कांस्टेंट कर दिया और तब आपसे पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस मास का निकालना है, तो क्या बोलिएगा? इसका मास को मैं मान लेता हूँ m1, राइट? या ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं तो W1, m1 से मोलरिटी भी आ जाता है यहाँ पे, इसलिए W1 मॉलिक्यूलर वेट। एग्री? यहाँ देखिए, तो फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट, इसको कांस्टेंट रखते हुए क्या रिलेशन है? इनवर्सली। मॉलिक्यूलर वेट कम तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट में क्या रिलेशन है? इफ मास ऑफ सॉल्यूट इज कीपिंग कांस्टेंट, इनवर्सली। बोल सकते हैं? बोले क्यों सर? इसके साथ ए था डायरेक्टली, करेक्ट, और ए इसके साथ क्या है? इनवर्सली। किस कंडीशन के लिए? मास ऑफ लिख लीजिए कांस्टेंट। तो इन दोनों को सर अगर आपस में मिला दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड को, तो हम लोग बोल सकते हैं Cp इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट। इफ मास ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट। अब इस कंडीशन से Cp एबनॉर्मल बाई Cp नॉर्मल इक्वल टू क्या लिखेंगे? देख तो लिख सकते हैं Cp एबनॉर्मल बाई Cp नॉर्मल इक्वल टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल बाई मॉलिक्यूलर वेट। इसी को क्या बोलते हैं? आई। तो आई के लिए ये बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल बाई मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा एसिड? तो आप लोग बड़ा जो नहीं इस चैप्टर को पढ़े हुए तो बिल्कुल हंसते रहेंगे, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है 60, राइट? पता ही नहीं मैंने क्यों क्या पूछा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या शो करेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग शो करेगा, राइट? क्या वो 60 शो करेगा या अकॉर्डिंग? तो भाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा एक क्वेश्चन करवाए थे आप लोग को गैसेस स्टेट में या केमिकल इक्विलिब्रियम में? अच्छा, ये याद है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या था? N1 M1 प्लस N2 M2 आर डिवाइड बाय, ये तो पक्का याद होगा, उसको थोड़ा सा वहाँ पे रहने देते हैं, राइट? मुझे याद है शायद इसका मैं 0.60% डिसोसिएशन बोला था। इस Cl2 का कितना परसेंट डिसोसिएशन? तब मैं पूरे मिक्सचर का आपसे पूछा था मॉलिक्यूलर वेट, या तो एक गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट का ही क्वेश्चन है क्लास असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर मोस्ट लाइकली 6, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इसका एसोसिएशन कितना परसेंट? 60%। तो इसका नंबर ऑफ मोल अगर ए लिए हैं 0, तो यहाँ से कितना जाएगा? अगर
60% डिसोसिएशन है, तो 0.6 तो बनेगा कितना, क्या मैंने सही लिखा? तो इसका बचा कितना स्टूडेंट? 0.4 है, आया कितना? अब मैं आपसे पूछा हूं कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पूरे मिक्सचर का मुझे मोलेकुलर वेट चाहिए, किसका? तो मिक्सचर का इसका मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है 71 और इसका तो 35.5। बट मिक्सचर के लिए क्या करेंगे? मिक्सचर के लिए लिखेंगे ना M1N1 प्लस M2N2 और डिवाइड बाई N1 प्लस, वेरी गुड, N1 प्लस N2। यहाँ देखिए इसको मैं मान रहा हूँ M1, तो 71 और कितना 0.4, इसका कितना लीजिएगा? ये मॉलिक्यूल नहीं रहा, एटम बन गया, राइट? तो कितना लेंगे? 30.55 इंटू व्हाट 1.2 है, एग्री, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना ऐड कर लेना 1. यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, राइट? 1.6 ए और ए आपस में ए नहीं दिया हुआ था, कोई बात नहीं, मुझे परसेंटेज से मतलब था। कितना हो जाएगा निकाल के देखिए, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं सर कि आप 71 को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले सकते हैं 71, कितना 0.4 और यहाँ पे कितना 0.6 और डिवाइड बाई 1.6, तो 71 मतलब इसको 1 कर दें, मतलब 71 बाई 1.6, 71 बाई 1.6 हाउ मच? डिवीजन तो करना पड़ेगा, बहुत स्टूडेंट वेट करते रहते हैं, अब डिवाइड कौन करेगा? और जो डिवाइड करेगा वो रैंक ले आएगा। कितना? 44.3। मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का 71 होना चाहिए था, कम हो गया मिक्सचर का, राइट? ये तो मैंने बता दिया तब ना, बट मान लेते हैं कि इसका मिक्सचर का PV इक्वल टू NRT से अगर निकालते तो मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे 44.3 दिखता, जबकि आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इसमें क्लोरीन गैस है और आप PV इक्वल टू NRT से निकाल रहे हैं और आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है ना मास बाई मोलर मास, वहाँ से आपको मिलता 44.3। अब आप टेंशन में हैं कि भाई 71 आना चाहिए था, कहीं पर रॉन्ग हो गया, बाद में एकदम दिमाग का बत्ती जलता, ट्यूबलाइट, ओके डिसोसिएशन हो रहा होगा, इसका वजह से मिक्सचर का आया है मुझे मोलेकुलर वेट, किसका आया है? मिक्सचर का आया है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाई और कॉमन सेंस, मास ऑफ सॉल्यूट को और कांस्टेंट कर देंगे, और अगर डिसोसिएशन का केस हो गया, किसका? तो डिसोसिएशन के केस में देखिएगा डैम श्योर आपका एबनॉर्मल जो मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो जो आप रियल मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उससे कम दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? वजह एक रिलेशन निकाले ना, I इक्वल टू MW बाई राइट दिस वन। तो भाई मान लीजिए डिसोसिएशन का केस है, तो डिसोसिएशन का केस में इस I का वैल्यू 1 से कम रहेगा या 1 से ज़्यादा रहेगा? डिसोसिएशन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होता है, तो I का वैल्यू क्या रहेगा? 1 से, तब MW एबनॉर्मल इक्वल टू व्हाट मॉलिक्यूलर वेट बाई I, और I का वैल्यू क्या है? 1 से ज़्यादा। इसका मतलब एबनॉर्मल जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो रियल मॉलिक्यूलर वेट है या एक्चुअल में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉलिक्यूलर वेट है, तो कम दिखेगा, राइट? लेकिन अगर एसोसिएशन रहेगा देन एसोसिएशन में तो ऐसे भी आप लोग बोल दिएगा सर जुड़ते चला जा रहा है मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे भी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे देख लेते हैं एसोसिएशन का केस रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट जो मुझे मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट? तो उसमें क्या लिखिएगा? मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल बाई I, और एसोसिएशन में बाद में प्रूफ कर देंगे वैल्यू लेस देन 1 होता है, राइट? लास्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बोला जाएगा तो नॉर्मल मतलब थियोरेटिकल जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आंसर देना है या ये वाला आंसर देना है? ऑलवेज इसको दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी, राइट? तो ये आंसर लगा के आना है।
और इसका वैल्यू इक्वल टू व्हाट, दिस बाई जो उसका रियल है डिवाइड बाई वन डक फैक्टर, ठीक है ना। तो दो रिलेशन यहाँ पे एक साथ इसको कर ले, आई इक्वल टू सी पी एब नॉर्मल बाई सी पी नॉर्मल इक्वल टू दिस बाई दिस इक्वल टू, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉर्मली, नॉर्मल मतलब विदाउट एसोसिएशन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एक साथ लिखिए। अब लिखिए केस ऑफ डिसोसिएशन, केस ऑफ डिसोसिएशन, ओह ये तो सही था नहीं, ये सही था ना, नॉर्मल, अरे एब नॉर्मल, ये क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए तो सही है, ऊपर में एब नॉर्मल नीचे में नॉर्मल। केस ऑफ डिसोसिएशन, देखिए एवरीवन मोस्टली ध्यान सुनिएगा, मोस्टली केस ऑफ डिसोसिएशन कहाँ मिलेगा, इस पूरे चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में मोस्टली केस ऑफ डिसोसिएशन या तो एसिड का मिलेगा, किसका, और एसिड में अब दो कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या रहेगा 100%, मतलब अल्फा का वैल्यू 1, और वीक रहेगा तो अल्फा का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, या तो बेस रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, और नहीं तो सॉल्ट रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा सॉल्ट रहेगा। और सॉल्ट में भी हो सकता है कि परसेंटेज ऑफ आयंसन आपको निकाल या डिसोजन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा लाइक NaCl, नहीं दिया हुआ है तो खुद से, अगर नहीं दिया हुआ है NaCl है खुद से हम क्या मानिएगा। और अगर मैंने बोल दिया सोडियम सल्फेट अ परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन 80%, तो आप खुद से क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, नहीं 100% होना चाहिए, वो जो जैसा बोलेंगे वैसा मानेंगे, राइट। या मान लेते हैं कि सोडियम सल्फेट है और मैं ही बोल रहा हूँ फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्या निकालिए, तो खुद से नहीं सोचना है कि नहीं नहीं सोडियम सल्फेट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें क्यों ऐसा डिसोसिएशन, नहीं तो 100% रहेगा ही। भाई हो सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने ऐसा क्वेश्चन सेट किए कि उसमें 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा हो, क्योंकि भाई चीज़ों को आयंस को सॉल्ट को ब्रेक होने के लिए सफिशिएंट सॉल्वेंट चाहिए, राइट। मान लेते हैं कि 1 गिलास पानी लिए हैं और NaCl डाल रहे हैं, ब्रेक कर गया, फिर से NaCl डाल रहे हैं, ब्रेक कर गया, फिर से NaCl डाल रहे हैं, ब्रेक कर गया, एक टाइम के बाद भाई सॉल्यूशन में ही नहीं रहेगा, बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हुए भी अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रहेगा, देखते ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मैं ब्रेक करने को क्या बोलता हूँ 2H+ या H+, इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि इवन इफ सोडियम सल्फेट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट उसका हो सकता है क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनेशन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन का डिमांड है तो आप खुद से सपोज मत कीजिएगा, निकालिए, 100% आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो जो आंसर आएगा वही लिखेंगे, एग्री, ओके। केस ऑफ डिसोसिएशन, देखिए इस दिस वन इज मोर डिसोसिएशन में जनरली दो ही चीज़ हो सकता है ना, कटायन और अनायन, राइट।
तो मैं मोर एंड मोर जनरलाइज कर दिया। इसका कोफिशिएंट क्या मान लिया x, इसका कोफिशिएंट क्या मान लिया y, और इसका बैलेंस क्या रहेगा y, इसका बैलेंस अरे पता है ना कि कोई अगर सॉल्ट लिख रहे हैं तो उसमें कटायन को पहले लिखते हैं, राइट। देखिए तो मैंने ए के लिए सही लिखा, NaCl तो लिखेंगे ना Na++Cl माइनस सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बोलेंगे इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो ब्रेक होकर कैसे लिखिएगा 2Na या 2Na प्लस, राइट। वैसे ही लिखे हैं, ए इसका वैलेंसी है, राइट। तो XA प्लस और B और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, ये न्यूट्रल है तो ये भी ओवरऑल इस तरफ भी न्यूट्रल ही है, x प्लस और x माइनस, करेक्ट। ये लिखने के लिए आ गया, ओके। अल्फा लिखेगा, लेट अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेट अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेट अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि टी, यहां देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टी इक्वल टू 0 पे ए लिए हैं, करेक्ट, और उसमें बोल दिया अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट। तो आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर व्हेन डिसोसिएशन कंप्लीटेड तो यहां से कितना जाएगा, कुछ बोलते हैं यहां पे लिखते हैं a माइनस जेड, एक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्स तो कोफिशिएंट ले लिए हैं, ठीक है, a माइनस जेड, तो यहाँ पे कितना बनेगा एक्स जेड, सही है। इसका 1 मोल से इसका x मोल, इसका z मोल से इसका, और इसका क्या बनेगा बाई जेड। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, नंबर ऑफ मोल्स, थोड़ा बहुत आप लोग भी बोलिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, समझ गए। और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितना जेड ना, और लिए कितना थे ए, तो जेड इक्वल टू लिख सकते हैं, ये तो कितना बार लिखे होंगे हम लोग, राइट। कहाँ पे, शुरू से ही चल रहा है, केमिकल आयनिक में तो यही था, राइट। तो क्या इसके लिए ए लिख सकते हैं, ए माइनस ए अल्फा, तो इसका क्या लिखिएगा एक्स ए अल्फा और बाई ए अल्फा। यहाँ देखिए, यहाँ तक आइए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक लिख पाए, ओके। लेट अस सपोज सॉल्यूट है मेरा AXBY, सॉल्यूट क्या था, और उसको आप सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो पेपर पे मेरा एक्सपेक्टेशन, डिसोसिएशन तो सॉल्यूशन में जाने के बाद होगा ना, बट मेरा एक्सपेक्टेशन तो क्या रहता, थियोरेटिकली नंबर ऑफ कि मेरा जो CP शॉक करेगा वो A मोल के बराबर करेगा, A मोल के क्रॉसपॉन्डिंग करेगा, करेक्ट। मुझे पहले इससे नहीं पता है ना, मान लेते हैं कि आपको ये दे दिया गया कुछ ऐसे पैकेट में बंद करके कि ये आपका सॉल्यूट है, जाके वाटर में सॉल्यूशन बना देना है, राइट, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक करके आना है। अब बोलना है कि 2 लीटर वाटर में डालना है, और इसका 3 मोल है इसमें सॉल्यूट, तो आपको रफली दिमाग में आ जाएगा, 3 मोल है और 2 लीटर, तो 3/2 मतलब 1.5 मोल पर लीटर का CP शो करेगा, और वहाँ पे शो कुछ और कर दिया, करेक्ट। इसका मतलब है कि जो आप सोचे थे उससे डिफ़र कर गया, तो डिफ़र कर गया, इसका मतलब वहाँ पे क्या रहा, एबनॉर्मल रहा। एबनॉर्मल 2 ही किस्म हो सकता है, तो एसोसिएशन नहीं तो डिसोसिएशन में। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए CP एबनॉर्मल डिवाइडेड बाय
Cp नॉर्मल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल एबनॉर्मल बाई नंबर ऑफ मोल नॉर्मल, हाँ या ना। नॉर्मल का मतलब क्या, जो हम लोग लिए थे थियोरेटिकली जो मेरे पास था, बट एबनॉर्मल के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। इस केस में टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ, इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं ना। दिस बाई दिस रेशियो इज इक्वल व्हाट, आई। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्या इतना लिख सकते हैं एवरीवन। अब आपके पास ए रहा, ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ ए दिखेगा या दिस प्लस दिस, पूरा अब मेरे पास सॉल्यूट है, राइट। कुछ सॉल्ट मेरा अनडिसोसिएटेड भी रह गया है, तो मुझे किससे मतलब है, मुझे नंबर मतलब है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट। ए भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ए भी शो करेगा, और ऐसा तो दिमाग में चलेगा ना सर इसका साइज बड़ा है तो ज़्यादा शो करेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, साइज, मुझे बस पार्टिकल से मतलब है। तो इसका मतलब है कि इसके बदले एबनॉर्मल के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए, ए माइनस ए अल्फा प्लस एक्स ए अल्फा प्लस बाई ए अल्फा और डिवाइडेड बाय, एक्सपेक्टेशन तो था ए का, मिल गया इसका, राइट। तो नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, ए, एग्री। और ए आपको पता था, कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में सब में क्या ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए और ए अगर कॉमन ले लेते हैं, राइट, तो ए और ए कैंसिल कर दें एवरीवन। क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस ये आपका लाइफ आसान कर देगा। आज के बाद डिसोसिएशन के लिए इसको स्टैंडर्ड फार्मूला बनाकर रट जाइए। नहीं, जानबूझ के उसको ऐसे छोड़ दिया हूँ रटने के लिए, ऐसे ज़्यादा याद रहेगा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, रटने का तरीका ये क्या, दिस वांडा फैक्टर। अब जहाँ पे डिसोसिएशन होगा तो क्या बार बार एक करने का आपको रिक्वायरमेंट है, ये डेरिवेशन तो मैंने करके रेडीमेड बना दिया। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू व्हाट, एक्स प्लस वाई, करेक्ट है। सिर्फ आज याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा, अगला 1.5 मंथ तो याद रहेगा, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर डिसोसिएशन, लिखिए, दिस इज ओनली फॉर, इट इज नॉट फॉर ऑल। एसोसिएशन का अलग देंगे, दिस इज ओनली फॉर, इतना भी फास्ट नहीं रहना है, दिस इज ओनली फॉर व्हाट, डिसोसिएशन। 2-4-10 बार रटिए इसको, क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा क्या है, एसोसिएशन। अच्छा स्टूडेंट, वहाँ देखिए ध्यान से, फार्मूला को ध्यान से देखिए तो, और बताइए एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मेरे तरफ देख रहे हैं, एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। बात कर रहे हैं डिसोसिएशन का, किसी चीज को तोड़ने का, मिनिमम कितना पार्ट में तोड़ सकते हैं भाई, मिनिमम 2 पार्ट में, राइट। किसी चीज को तोड़ेंगे तो मिनिमम कितना पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक्स ए एक्स बी बाई, राइट। इसका अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो फार्मूला में फ्रैक्शन जनरली नहीं लिखते हैं, राइट। जनरली जितना भी सॉल्व वगैरह फार्मूला है तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू रहता है, और सिंपलेस्ट, राइट। तो एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू 1, मिनिमम तो 1 और 1 तो पक्का लीजिएगा, है या ना, चाहे तो 2-1, 2-3, 3-4 समथिंग लाइक। मिनिमम एक्स क्या ले सकते हैं, एक्स का मिनिमम वैल्यू 1 और वाई का मिनिमम वैल्यू, तो एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू 0। सर तोड़ेंगे ही नहीं नहीं भी तोड़ेंगे तब भी तो इसका एक्स प्लस वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर डिसोसिएशन का केस है तो एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू शायद 2 होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अब ऑनलाइन वाले बोलेंगे ही नहीं, एक बार बोल के चुप हो जाते हैं। एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए, राइट। इसका कोफिशिएंट मिनिमम क्या 1, इसका मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, तो एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू
तो मान लेते हैं कि मिनिमम से मिनिमम कोफिशिएंट, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू एक्स और वाई का, राइट, तब भी तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 होगा। तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ देखिएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, एग्री, 1 माइनस अल्फा प्लस किस कंडीशन के साथ, एक्स प्लस वाई का मिनिमम, तब भी तो हो गया 1 प्लस अल्फा, हाँ या ना। और 1 प्लस अल्फा मतलब 1 में कुछ जोड़ रहे हैं, और 1 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो वैल्यू आई का वैल्यू लेस देन 1 या मोर देन 1, होना भी चाहिए था मोर देन 1, वान ऑफ फैक्टर का वैल्यू। बोलिए क्यों, डिसोसिएशन में आई का वैल्यू ऑलवेज 1 से ज़्यादा होना चाहिए था। बोलिए क्यों, क्योंकि आई क्या है, सी पी एब नॉर्मल बाई सी पी, और डिसोसिएशन में एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल से ज़्यादा दिखता है। क्यों ज़्यादा दिखता है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ या मैथमेटिकल फार्मूला भी प्रूफ हो गया, समझ के मैंने कैसे प्रूफ किया, आप लोग भूल जाएंगे। लिखिए, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर डिसोसिएशन, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर डिसोसिएशन इज 2, मतलब मिनिमम अगर ले लेते हैं फिर भी मतलब किस कंडीशन के साथ, एक्स प्लस वाई का अगर मिनिमम लेते हैं डिसोसिएशन में, तो 2 से तो कम आप ले नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस वाट, तब भी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, मतलब आई ग्रेटर देन 1, करेक्ट। इसका मतलब है कंक्लूजन क्या, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा नीट में, डिसोसिएशन के केस में आई ऑलवेज 1 से बड़ा रहता है, करेक्ट। और आई है क्या, ये मैं डिसोसिएशन के लिए कंक्लूजन कर रहा हूं, ठीक है एवरीवन। तो आई के बदले ये लिख सकते हैं, इसका डिसोसिएशन के केस में इसके बदले ये लिख दिया ग्रेटर देन 1, इम्प्लाइड डिसोसिएशन के केस में सी पी एब नॉर्मल ऑलवेज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखेगा, सी पी एब नॉर्मल ऑलवेज नॉर्मल कोलिगेटिव से कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा, राइट। चलिए हम लोग अभी ये पहला पॉइंट डिसोसिएशन के लिए बात कर रहे हैं ना, और आई के लिए ये भी तो था, आई के बदले क्या था स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल डिवाइड बाय एब नॉर्मल। मैंने क्या, मैं आई के बदले ए लिख सकता हूं, आई के बदले, और बात किसके लिए कर रहे हैं, अभी डिसोसिएशन के लिए, राइट। इसका मतलब है कि डिसोसिएशन के केस में जो मेरा एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट है इलेक्ट्रोलाइट का, वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा दिखेगा, मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कम दिखेगा, राइट। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा वो एबनॉर्मल है, उसका वैल्यू नॉर्मल केस में ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, पार्टिकल का मास सेम है, राइट। और फार्मूला क्या हो गया, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से ही हम लोग क्लास करेंगे एसोसिएशन का, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं एसोसिएशन का आई डेवलप करूँगा, और फिर क्लास को चल लेते हैं, क्लास असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और नहीं, मैं एक्सरसाइज 1 मैं सॉल्व करते रहूँगा, तब तक आपको एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने के लिए बोलूँगा। क्लास असाइनमेंट का ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टफर है, लेकिन ट्राई करके देखिए, फिर नेक्स्ट क्लास तक आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, जिनको टर्म फर्स्ट में बैठना है वो एक काम कर सकते हैं,
नीट का भी मेडिकल का आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, वैसा ही टर्म फर्स्ट में आएगा, राइट। तो मेडिकल वाले मेडिकल बोल के लीजिएगा, इंजीनियरिंग वाले इसमें हर लेवल का क्वेश्चन है। बट जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा फर्स्ट टर्म के लिए प्रैक्टिस कर लें, स्पीड बढ़ा लें, तो पहले मेडिकल का देख सकते हैं। कहने का मतलब जेई मेन वाले बच्चे दोनों सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर भी अगर आपको टाइम नहीं है तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, टाइम ही टाइम है। नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कलेक्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।